अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्लाज्मा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्लाज्मा। हमने ब्लड में सेल और सेल लाइक बॉडीज़ को डिस्कस कर लिया है, जिनमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इन्वॉल्व थे। आज हमने ब्लड का दूसरा पोर्शन जो कि ब्लड प्लाज्मा है उसको डिस्कस करना है। उसमें मौजूद डिज़ोल्व सब्सटेंसेस को डिस्कस करना है और उनकी परसेंटेज को डिस्कस करना है। तो ब्लड का हमारी बॉडी में जो वेट होता है वो 1/12 होता है ऑफ आर बॉडी वेट। ये हमारे पास ब्लड का वेट है जो कि MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। अब ब्लड में जिसका वेट हमारे पास 1/12 है ऑफ आर बॉडी वेट, उसमें से 55% जो है ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड प्लाज्मा और 45% हमने डिस्कस किया था कि सेल लाइक बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसमें प्राइमरीली वाटर इन्वॉल्व होता है और उस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं सब्सटेंसेस, यानी डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कुछ सब्सटेंसेस जो कि प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं। तो अगर हम परसेंटेज के मुताबिक अगर बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट होता है और उस वाटर में 10% डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और वो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हमारे पास हैं प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स। ये तब सब चीज़ें हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में इन्वॉल्व होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट की जाती हैं टारगेट सेल या टारगेट प्लेस की तरफ। और हमारे पास जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस है, इनकी जो कंसंट्रेशन है ये भी वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं रहती है, वेरी करती रहती है कंडीशंस के मुताबिक। अब हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि डिज़ोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जो कि यहाँ पर हमने देखा कि 10% प्रेजेंट होते हैं। इस परसेंटेज को हम डिवाइड कर देंगे उन डिज़ोल्व सब्सटेंसेस में, और वो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, गैसेस हैं, ये सब इनमें इन्वॉल्व हैं। इवन के वेस्ट भी इनमें इन्वॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में। तो इसको याद रखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप उनकी परसेंटेज को देखेंगे, उसको याद रखने के लिए जो निमोनिक बनाई जाती है वो है हमारे पास पीएच विंग। इस निमोनिक को आपने याद रखना है। ये एक ऐसी हैंडी डिवाइस है जो कि आपको मेमोराइज़ करने में आसानी देगी कि कौन कौन से जो हैं हमारे पास डिज़ोल्व सब्सटेंसेस ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। इनके फर्स्ट लेटर के थ्रू हम इस चीज़ को मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व सब्सटेंसेस की तरफ और स्टेप बाय स्टेप हम उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की परसेंटेज को भी देखेंगे। हमारे पास पीएच विंग में पहला जो अल्फ़ाबेट है वो पी है, तो पी फॉर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो उन डिज़ोल्व सब्सटेंसेस में से हमने सबसे पहले डिस्कस करनी है। प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके प्लाज्मा में 7 to 9% की रेंज में प्रेजेंट होती हैं। और इनमें जो जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उनके अगर हम नेम डिस्कस करें तो वो हैं कुछ एंटीबॉडीज़, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये हमारे पास प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स कहा जाता है इन्हें। इनमें से हमारे पास जो फिब्रिनोजिन है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं और इनका फंक्शन भी ब्लड क्लॉटिंग का है। प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट काम करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को जो है वो उसकी हेल्प कर रहा होता है प्रोसीड करवाने में। फिब्रिनोजिन हमने डिस्कस अपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि एक सोलूबल प्लाज्मा प्रोटीन है
जो कि ब्लड क्लॉटिंग के फंक्शन में इन्वॉल्व होती है। और साथ ही साथ अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जिनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं लिम्फोसाइट्स को हमने वाइट ब्लड सेल्स की टाइप में डिस्कस किया था। तो अगर हम मज़ीद देखें तो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि मज़ीद टाइप्स थी लिम्फोसाइट्स की, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। उनमें बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करते हैं जो कि अगेंस्ट द एंटीजेंस बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेंस में रखती हैं। इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं बॉडी की। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थी जो कि इन्वॉल्व होती हैं और ये प्रोटीन्स मोस्टली जो बनती हैं वो लीवर में सिंथेसाइज होती हैं। लीवर में ये मोस्टली ये प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें ये दोनों हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग के फंक्शन में इन्वॉल्व है, और एंटीबॉडीज़ जो कि ग्लोबुलिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स उनको सिंथेसाइज करता है और वो ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसफ़र कर देता है। ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेटेड था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट यानी एच अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो एच अल्फ़ाबेट है जो कि हार्मोन्स को इंडिकेट करता है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो सारे ब्लड के थ्रू कैरी किए जाते हैं और हमारे पास टारगेट सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड के थ्रू कैरी किए जाते हैं और टारगेट सेल्स तक जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये इनका स्मॉल सा फंक्शन है जो कि हार्मोन्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वेस्ट, और वेस्ट कौन सा? नाइट्रोजनस वेस्ट, और साथ ही साथ सेलुलर वेस्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे पास जो सेलुलर एक्टिविटी है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवर, वहाँ पर ये वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अमोनिया। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में अमोनिया जो सिंथेसाइज होता है वो लिवर को कैरी किया जाता है थ्रू ब्लड, और वहाँ लिवर इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से अमोनिया करेगा? अमोनिया जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे इसकी होगी कि ये यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि लेस टॉक्सिक फॉर्म्स हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होने वाला अमोनिया लीवर के थ्रू जो है डिटॉक्सिफाई होकर यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट इन्वॉल्व होते हैं जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं वो यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट की यही दो फॉर्म्स जो हैं ये ह्यूमन बींग्स में इन्वॉल्व होती हैं। अमोनिया जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। तो वाटर इनहेबिटिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अमोनिया को अडेप्ट करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये हमने अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। लेस टॉक्सिक फॉर्म जो यूरिया और यूरिक एसिड प्रेजेंट हैं, ये जब लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में जब आते हैं तो ये टारगेट ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं थ्रू ब्लड, और वो टारगेट सेल्स हमारे पास ऑब्वियसली किडनीज़ हैं जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती हैं यूरिया और यूरिक एसिड को, जो कि लेस टॉक्सिक फॉर्म्स हैं लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। बॉडी में ज़्यादातर रहने से ये एनीमिया कॉज कर सकती हैं, जिसे खून की कमी कहते हैं, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो इनका बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी है। और ये स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और यूरिया भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है।
ब्लड प्लाज्मा में, जो कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है, हमने डिस्कस किया हुआ है इसको भी। रेस्पिरेशन में हमारे पास जो इक्वेशन में प्रोडक्ट्स थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व थी, जो कि हमारे पास पल्मरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल और ऑक्सीजन को इनहेल किया जा सके। तो ये इन सब चीज़ों में ब्लड इन्वॉल्व होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ही जो है वो बॉडी से बाहर एक्सहेल करता है और ऑक्सीजन को इनहेल करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि आई है, जो कि इनऑर्गेनिक आयंस हैं। अब हमारे पास जो आई अल्फ़ाबेट था वो इनऑर्गेनिक आयंस से रिलेटेड था। इनऑर्गेनिक आयंस की अगर हम परसेंटेज देखें तो ये 0.9% बॉडी में प्रेजेंट होती है ब्लड प्लाज्मा में, और हमारे पास इसमें भी जो 2/3 हमारे पास जो पोर्शन है वो सोडियम क्लोराइड का है, जो कि हमारे पास ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट है। अगर एक पर्टिकुलर आयन की भी कंसंट्रेशन जो है वो उसमें शिफ्ट हो जाए, टोटल कंसंट्रेशन जो है आयंस की वो एक पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन में भी शिफ्ट हो जाए तो सीरियस डिस्टर्बेंस कॉज हो सकती हैं। और ब्लड की पीएच जो कि हमारे पास नॉर्मल ब्लड की पीएच है 7.4, जो कि ये फिक्स रहनी चाहिए, वो हमारे पास अगर थोड़ी सी भी वेरी करती है तो सीरियस डिस्टर्बेंस कॉज हो सकती हैं। और वो सीरियस डिस्टर्बेंस कौन कौन सी हैं कि लाइक मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं जो सेल में हो रहे होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, वो भी इस चीज़ से हमारे पास जो कि नैरो लिमिट्स में प्रेजेंट होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये नैरो लिमिट्स की रेंज में प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड की पीएच जो कि फ़िक्स है, अगर ये पीएच अगर ज़्यादा या कम होगी तो सीरियस डिस्टर्बेंस कॉज होंगी, यानी बॉडी का मेटाबॉलिक जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं सेल के लेवल पर। तो इनऑर्गेनिक आयंस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो है एन, मीन्स न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो जो जो न्यूट्रिएंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो है ग्लूकोज, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है केमिकल एनर्जी की, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं इसमें, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं जो कि प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन में मोनोमर्स के तौर पे काम करते हैं, फिर फैट्स आ जाते हैं जो लिपिड्स के केस में मोनोमर्स के तौर पे काम करते हैं। तो ये सारे सिंपल सब्सटेंसेस जो कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में आते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। और लैक्टिक एसिड जो कि सिंथेसाइज होता है इनऑर्गेनिक रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलिसिस में, मसल्स में ये रिएक्शन हो रहा होता है, वो भी सिंथेसाइज होकर बाय ब्लड लिवर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि मेटाबोलाइज किया जाता है सम एक्सटेंट तक, और ये भी जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है जो कि मेटाबोलाइज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स में प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है। सिंथेसाइज करवाने में स्टीरॉयड हार्मोन्स को, जिसमें लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आ गए। अगर हम गैसेस की बात करें तो इसी यहाँ पर ही हम डिस्कस कर देते हैं जी फॉर गैसेस। गैसेस में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन, ये ब्लड प्लाज्मा में इन्वॉल्व होती है। हमारे पास ब्लड जब पंप करता है ब्लड को तो पल्मरी वेन जो है, पल्मरी आर्टरी और पल्मरी वेन्स ये इन्वॉल्व होती हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो पल्मरी आर्टरी जो है वो ब्लड के हार्ट के थ्रू ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड शामिल होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है हमारे पास आर्टरीज़ के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेन्स के थ्रू जो है दोबारा से
हार्ट तक पहुंचाई जाती हैं और वहाँ से जो हमारे पास पल्मरी सर्कुलेशन है वहाँ पर पल्मरी आर्टरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वो लंग्स की साइड पर मूव करवाती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सहेल कर दी जाती है और ऑक्सीजन इनहेल कर दी जाती है। तो गैसेस की एक्सचेंज में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करवाना जो है कि एज अ बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है एज अ वेस्ट, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और प्लांट्स इन रिटर्न ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो एक इकोसिस्टम में गैसियस एक्सचेंज है, एक बैलेंस बना हुआ है, वो भी ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही यहाँ पर लेवल में आता है। तो ये गैसेस हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के ही थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और ये गैसेस जो हैं आपस में एक्सचेंज करती हैं। तो ये हमारे पास निमोनिक्स जो सारे हमने डिस्कस कर लिए। P for proteins, H for hormones, W for waste, I for inorganic ions, N for nutrients and G for gases। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और यही थे सारे डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो कि ब्लड प्लाज्मा में इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट पर अपनी जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ब्लड प्लाज्मा का जो हमारे पास परसेंटेज है वो 55% है ऑफ द टोटल बॉडी ऑफ ब्लड। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।